वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशनल। असली जिन सादत हसन मंटो। लखनऊ के पहले दिनों की याद। नवाब नवाजिश अली अल्लाह को प्यारे हुए तो उनकी इकलौती लड़की की उम्र ज्यादा से ज्यादा 8 बरस थी। इखरे जिस्म की, बड़ी दुबली पतली, नाजुक पतले पतले नक्शों वाली गुड़िया सी। नाम उसका फरखंडा था। उसको अपने वालिद की मौत का दुख हुआ, मगर उम्र ऐसी थी कि बहुत जल्द भूल गई। लेकिन सबको अपने दुख का शदीद एहसास उस वक्त हुआ जब उसको मीठा बरस लगा और उसकी माँ ने उसका बाहर आना जाना कतई तौर पर बंद कर दिया और उस पर कड़े पर्दे की पाबंदी आयद कर दी। उसको अब हर वक्त घर की चार दीवारी में रहना पड़ता। उसका कोई भाई था न बहन। अक्सर तन्हाई में रोती और खुदा से ये गिला करती कि उसने भाई से उसे क्यों महरूम रखा और फिर उसका अब्बा मियाँ उससे क्यों छीन लिया। माँ से उसको मोहब्बत थी, मगर हर वक्त उसके पास बैठी वो कोई तस्कीन महसूस नहीं करती थी। वो चाहती थी कोई और हो जिसके वजूद से उसकी जिंदगी की यकाहिंगी दूर हो सके। वो हर वक्त उकताई उकताई सी रहती। अब उसको 18वां बरस लग रहा था। सालगिरह में 10-12 रोज बाकी थे कि पड़ोस का मकान जो कुछ देर से खाली पड़ा था पंजाबियों के एक खानदान ने किराए पर उठा लिया। उनके 8 लड़के थे और एक लड़की। 8 लड़कों में से 2 ब्याहे जा चुके थे, बाकी स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे। लड़की इन 6 से 1 बरस बड़ी थी। बड़ी तनोमंद, हट्टी कट्टी, अपनी उम्र से 2-2.5 बरस ज्यादा ही दिखाई देती थी। एंट्रेंस पास कर चुकी थी। इसके बाद उसके वालिदैन ने यह मुनासिब न समझा था कि उसे मजीद तालीम दी जाए। मालूम नहीं क्यों उस लड़की का नाम नसीमा था, लेकिन अपने नाम की रियायत से वो नर्म और नाजुक और सुस्त रफ्तार नहीं थी। उसमें बला की फुर्ती और गर्मी थी। फरखंडा को इस महीन महीन मूंछों वाली लड़की ने कोठे पर से देखा, जबकि वो बेहद उकता कर कोई नावल पढ़ने की कोशिश करना चाहती थी। दोनों कोठे साथ साथ थे, चुनांचे चंद जुमलों ही में दोनों मुतारिफ हो गईं। फरखंडा को उसकी शक्ल और सूरत पहली नजर में अनपुर कशिश मालूम न हुई, लेकिन जब उससे थोड़ी देर गुफ्तगू हुई तो उसे उसका हर खुद व खाल पसंद आया। मोटे मोटे नक्शों वाली थी, जैसे कोई जवान लड़का है जिसकी मसें भीग रही हैं। बड़ी सेहतमंद, भरे भरे हाथ पाँव, कुशादा सीना, मगर उभारों से बहुत हद तक खाली। फरखंडा को उसके बालाई लब पर महीन महीन बालों का गुबार खासतौर पर बहुत पसंद आया। चुनांचे उनमें फौरन दोस्ती हो गई। नसीमा ने उसके हाथ में किताब देखी तो पूछा, ये नावल कैसा है? फरखंडा ने कहा, बड़ा जलील किस्म का है, ऐसे ही मिल गया था। मैं तन्हाई से घबरा गई थी, सोचा कि चंद सफ़े पढ़ लूं। नसीमा ने ये नावल फरखंडा से लिया। वाकई बड़ा घटिया सा था, मगर उसने रात को बहुत देर जाग कर पढ़ा। सुबह नौकर के हाथ फरखंडा को वापस भेज दिया। वो अभी तक तन्हाई महसूस कर रही थी और कोई काम नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि चलो चंद औराक देख लूं। किताब खोली तो उसमें से एक रुका निकला जो उसके नाम था। ये नसीमा का लिखा हुआ था। उसे पढ़ते हुए फरखंडा के तन बदन में कपकपियां दौड़ती रहीं। फौरन कोठे पर गई। नसीमा ने उससे कहा था कि अगर वो उसे बुलाना चाहे तो ईंट जो मुंडेर से उखड़ी हुई थी जोर जोर से किसी और ईंट के साथ बजा दिया करे, वो फौरन आ जाएगी। फरखंडा ने ईंट बजाई तो नसीमा सचमुच 1 मिनट में कोठे पर आ गई। शायद वो अपने रुके के जवाब का इंतजार कर रही थी। आते ही वो 4 साढ़े 4 फुट की मुंडेर पर मर्दाना अंदाज में चढ़ी और दूसरी तरफ कूदकर फरखंडा से लिपट गई और चट से इसके होंठों का तूल बोसा ले लिया। फरखंडा बहुत खुश हुई। देर तक दोनों गुल मिल के बातें करती रहीं। नस माँ अब उसे और ज्यादा खूबसूरत दिखाई दी। उसकी हर अदा जो मर्दाना तर्ज की थी इसे बेहद पसंद आई और वहीं फैसला हो गया कि वो तादा में आखिर सहेलियां बनी रहेंगी। सालगिरह का दिन आया तो फरखंडा ने अपनी माँ से इजाजत तलब की कि वो अपनी हमसाई को, जो उसकी सहेली बन चुकी है, बुला सकती है। उसने अपने ठेठ लखनवी अंदाज में कहा, कोई मजायका नहीं, बुला लो, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। मैंने देखा है लौंडों की तरह कद कड़े लगाती रहती है। फरखंडा ने वकालत की, नहीं अम्मी जान, वो तो बहुत अच्छी है। जब मिलती है बड़े अखलाक से पेश आती है। नवाब साहिब की बेगम ने कहा, होगा, मगर भाई मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें लड़कियों की कोई नजाकत नहीं। लेकिन तुम इसरार करती हो तो बुला लो, लेकिन उससे ज्यादा रबत नहीं होना चाहिए। फरखंडा अपनी माँ के पास तख्त पर बैठ गई और उसके हाथ से सरोता लेकर छालियां काटने लगी। लेकिन अम्मी जान, हम दोनों तो कसम खा चुकी हैं कि सारी उम्र सहेलियां रहेंगी। इंसान को अपने वादे से कभी फिरना नहीं चाहिए। बेगम साहिबा उसूल की पक्की थी, इसलिए उन्होंने कोई एतराज न किया और सिर्फ ये कहकर खामोश हो गई, तुम जानो मुझे कुछ मालूम नहीं। सालगिरह के दिन नसीमा आई। उसकी कमीज धारीदार पोपलिन की थी।
चुस्त पायजामा जिसमें से उसकी मजबूत पिंडलियां अपनी तमाम मजबूती दिखा रही थी। फरखंडा को वो इस लिबास में बहुत प्यारी लगी। चुनांचे उसने अपनी तमाम निस्वानी नजाकतों के साथ उसका इस्तकबाल किया और उससे चंद नाज नखरे भी किए। मिसाल के तौर पर जब मेज पर चाय आई तो उसने खुद बनाकर नसीमा को पेश की। उसने कहा मैं नहीं पीती, तो फरखंडा रोने लगी। बिस्कुट अपने दांतों से तोड़ा तो उसको मजबूर किया कि वो इसका बकाया हिस्सा खाए। समोसा मुंह में रखा तो उससे कहा कि वो आधा इसके मुंह के साथ मुंह लगाकर खाए। एक आध मर्तबा मामूली मामूली बातों पर लड़ाई होते होते रह गई, मगर फरखंडा खुश थी। वो चाहती थी कि नसीमा हर रोज आए, वो उससे चहल करे, और ऐसी नर्म और नाजुक लड़ाइयाँ होती रहीं जिनसे उसकी ठहरे पानी ऐसी जिंदगी में चंद लहरें पैदा होती रहीं। लहरें पैदा होना शुरू हो गईं, और उनमें फरखंडा और नसीमा दोनों लहराने लगी। अब फरखंडा ने भी अपनी अम्मी से इजाजत लेकर नसीमा के घर जाना शुरू कर दिया। दोनों उस कमरे में जो नसीमा का था दरवाजे बंद करके घंटों बैठी रहती, जाने क्या बातें करती थी। उनकी मोहब्बत इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि फरखंडा जब कोई चीज खरीदती तो नसीमा का जरूर ख्याल रखती। उसकी अम्मी इसके खिलाफ थी, चूंकि इकलौती थी इसलिए वो उसे रंजीदा नहीं करना चाहती थी। दौलत काफी थी इसलिए क्या फर्क पड़ता था कि एक के बजाय 2 कमीजों के लिए कपड़ा खरीद लिया जाए। फरखंडा की 10 शलवारों के लिए सफेद साटन ली तो नसीमा के लिए 5 शलवारों के लिए लट्ठा ले लिया जाए। नसीमा को रेशमी मलबूस पसंद नहीं थे, उसको सूती कपड़े पहनने की आदत थी। वो फरखंडा से ये तमाम चीजें लेती मगर शुक्रिया अदा करने की जरूरत महसूस न करती, सिर्फ मुस्कुरा देती और ये तोहफे तहाइफ वसूल करके फरखंडा को अपनी बाहों की मजबूत गिरफ्त में भींच लेती और उससे कहती, मेरे माँ बाप गरीब हैं, अगर न होते तो मैं तुम्हारे खूबसूरत बालों में हर रोज अपने हाथों से सोने की कंघी करती, तुम्हारी सैंडलें चांदी की होती, तुम्हारे गुसल के लिए मुअत्तर पानी होता, तुम्हारी बाहों में मेरी बाहें होती और हम जन्नत की तमाम मंजिलें तय करके दोजख के दहाने तक पहुंच जाते। मालूम नहीं वो जन्नत से जहन्नम तक क्यों पहुंचना चाहती थी। वो जब भी फिरदौस का जिक्र करती तो दोजख का जिक्र जरूर आता। फरखंडा को शुरू शुरू में थोड़ी सी हैरत उसके मुतल्लिक जरूर हुई, मगर बाद में जब वो नसीमा से घुल मिल गई तो उसने महसूस किया कि इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं। सर्दी से निकल अगर आदमी गर्मी में जाए तो उसे हर लिहाज से राहत मिलती है, और फरखंडा को ये हासिल होती थी। उनकी दोस्ती दिन ब दिन ज्यादा उस्तवार होती गई, बल्कि यूं कहिए कि बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई, जो नवाब नवाजिश अली मरहूम की बेगम को बहुत खलती थी। बाज औकात वो ये महसूस करती कि नसीमा उसकी मौत है, लेकिन ये एहसास उसको बावकार मालूम न होता। फरखंडा अब ज्यादातर नसीमा ही के पास रहती, सुबह उठकर कोठे पर जाती, नसीमा उसे उठाकर मुंडेर के उस तरफ ले जाती और दोनों कमरे में बंद घंटों जाने किन बातों में मशगूल रहती। फरखंडा की 2 सहेलियां और भी थीं, बड़ी मुर्दार किस्म की, यूपी की रहने वाली थी, जिस्म छीछड़ा सा, दोपली टोपियां सी मालूम होती थी, फूंक मोरो तो उड़ जाएं। नसीमा से तारुफ होने से पहले ये दोनों उसकी जान और जिगर थी, मगर अब फरखंडा को उनसे कोई लगाव नहीं रहा था, बल्कि चाहती थी कि वो न आया करें, इसलिए कि इनमें कोई जान नहीं थी। नसीमा के मुकाबले में वो नन्ही नन्ही चूहियां थीं जो कुतरना भी नहीं जानती। एक बार उसे मजब रन अपनी माँ के साथ कराची जाना पड़ा, वो भी फौरी तौर पर नसीमा घर में मौजूद नहीं थी। इसका फरखंडा को बहुत अफसोस हुआ। चुनांचे कराची पहुंचते ही उसने उसको एक तवील माजरतनामा लिखा। इससे पहले वो तार भेज चुकी थी। उसने खत में सारे हालात दर्ज कर दिए और लिखा कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी यहाँ बेकैफ है, काश तुम भी मेरे साथ आती। उसकी वालिदा को कराची में बहुत काम थे, मगर उसने उसे कुछ भी न करने दिया दी न मैं कम अज कम 100 मर्तबा कहती, मैं उदास हो गई हूँ, ये भी कोई शहरों में शहर है, यहाँ का पानी पीकर मेरा हाजमा खराब हो गया है, अपना काम जल्दी खत्म कीजिए और चलिए लाहौर। नवाब नवाजिश अली की बेगम ने सारे काम अधूरे छोड़े और वापस चलने पर रजामंद हो गई, मगर अब फरखंडा ने कहा, जाना है तो जरा शॉपिंग कर ली, यहाँ कपड़ा और दूसरी चीजें सस्ती और अच्छी मिलती हैं। शॉपिंग हुई। फरखंडा ने अपनी सहेली नसीमा के 10 सलेक के लिए बेहतरीन डिजाइन का कपड़ा खरीदा, वॉकिंग शू लिए, एक घड़ी खरीदी जो नसीमा की चौड़ी कलाई के लिए मुनासिब और मौजूद थी। माँ खामोश रही कि वो नाराज न हो जाए। कराची से लाहौर पहुंची तो सफर की थकान के बावजूद फौरन नसीमा से मिली, मगर उसका मुंह सूझा हुआ था, सख्त नाराज थी कि वो उससे मिले बगैर चली गई। फरखंडा ने बड़ी माफिया मांगी,
हर सतह से उसकी दिलजोई की, मगर वो राजी न हुई। इस पर फरखंडा ने ज़ारोकत रोना शुरू कर दिया और नसीमा से कहा कि अगर वो इसी तरह नाराज रही तो वो कुछ खाकर मर जाएगी। इसका फौरी असर हुआ और नसीमा ने उसको अपने मजबूत बाजुओं में समेट लिया और उसको चूमने पुचकारने लगी। देर तक दोनों सहेलियां कमरा बंद करके बैठी प्यार मोहब्बत की बातें करती रहीं। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो गई। मगर फरखंडा की मां ने महसूस किया कि उसकी इकलौती बेटी की सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है। चुनांचे उसने इसका घर से निकलना बंद कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि फरखंडा पर हिस्टेरिया ऐसे दौरे पड़ने लगे। बेगम साहिबा ने अपनी जान पहचान वाली औरतों से मशवरा किया तो उन्होंने ये अंदेशा ज़ाहिर किया कि लड़की को आसीब हो गया है। दूसरे लफ्जों में कोई जिन इस पर आशिक है जो इसको नहीं छोड़ता। चुनांचे फौरन टोने टोटके किए गए, झाड़ फूंक करने वाले बुलाए गए, तावीज गंडे हुए मगर बेसूद। फरखंडा की लत दिन ब दिन गैर होती गई। कुछ समझ में नहीं आता था कि आरिजा किया है। दिन ब दिन दुबली हो रही थी। कभी घंटों खामोश रहती, कभी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती और अपनी सहेली नसीमा को याद करके पहरों आंसू बहाती। उसकी माँ, जो ज्यादा ज़ईफ़ुल एतिकाद नहीं थी, अपनी जान पहचान की औरतों की इस बात पर यकीन हुआ कि लड़की पर कोई जिन आशिक है। इसलिए कि फरखंडा इश्क और मोहब्बत की बहुत ज्यादा बातें करती थी और बड़े ठंडे ठंडे सांस भरती थी। एक मर्तबा फिर कोशिश की गई, बड़ी दूर दूर से झाड़ने वाले बुलाए गए, दवा दारू भी किया मगर कोई फायदा न हुआ। फरखंडा बार बार इल्तिजा करती कि उसकी सहेली नसीमा को बुलाया जाए मगर उसकी माँ टालती रही। आखिर एक रोज फरखंडा की हालत बहुत बिगड़ गई। घर में कोई भी नहीं था। उसकी वालिदा, जो कभी बाहर नहीं निकली थी, बुर्का ओढ़कर एक हमसाई के यहाँ गई और उससे कहा कि कुछ करे। दोनों भागम भाग फर्क के कमरे में पहुंची मगर वो मौजूद नहीं थी। नवाब नवाजिश अली मरहूम की बेगम ने चीखना चिल्लाना और दीवानावार फरखंडा बेटी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। सारा घर छान मारा मगर वो न मिल। इस पर वो अपने बाल नोचने लगी। हमसाई ने उसके हाथ पकड़ लिए मगर वो बराबर वावेला करती रही। फरखंडा नींद दीवानगी के आलम में ऊपर कोठे पर खड़ी थी। उसने मुंडेर की उखड़ी हुई ईंट उठाई और जोर जोर से उसे दूसरी ईंट के साथ बजाया। कोई ना आया। उसने फिर ईंट को दूसरी ईंट के साथ टकराया। चंद लम्हात के बाद एक खूबसूरत नौजवान, जो नसीमा के 6 कुंवारे भाइयों में से सबसे बड़ा था और बरसाती में बैठा बीए के इम्तिहान की तैयार कर रहा था, बाहर निकला। उसने देखा मुंडेर के उस तरफ एक दुबली पत्ती नाजुक इंदाम लड़की खड़ी है। बड़ी परेशान हाल, बाल खुले हैं, होंठों पर पीड़ियां जमी हैं, आंखों में सैकड़ों जख्मी उमंगे सिमटी हैं। आकर उसने फरखंडा से पूछा, किसे बुला रही हैं आप? फरखंडा ने इस नौजवान को बड़े गहरे और दिलचस्प गौर से देखा। मैं नसीमा को बुला रही थी। नौजवान ने सिर्फ इतना कहा, ओह चलो आओ, और ये कहकर मुंडेर के इस तरफ से हल्की फुल्की फरखंडा को उठाया और बरसाती में ले गया जहां वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। दूसरे दिन जिन गायब हो गया। फरखंडा बिल्कुल ठीक थी। अगले महीने उसकी शादी नसीमा के इस भाई से हो गई जिसमें नसीमा शरीक न हुई। 26 मई 1954। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।